हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। और बढ़िया हो सब? बढ़िया हो? तैयारी से चल रही है? सही में? अच्छा। आपकी तैयारी से चल रही है? चल रही है, चलो अच्छी बात है। तैयारी सही भी चलनी चाहिए, नहीं? हाँ, क्या हुआ? क्यों मजा नहीं आ रहा? यार अब मजा तो किसी का गुलाम नहीं है, देख, है ना? मजा किसी का गुलाम नहीं है भाई। नौकरी की जरूरत नहीं है राजपाल, ऐसा लगता है तुझे? तो फिर मजा आना चाहिए यार, है ना? आपको नीड है नौकरी की? मजा आ रहा है पढ़ाई में? कहां से हो आप? जल्दी आ गई वैकेंसी? तो वैकेंसी तो ऐसी आती है, अपन लेट हो जाते हैं रियल में लेट अपन हो जाते हैं। अभी भी अपन क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड के नोटिफिकेशन आएगा, तब तैयारी करेंगे, ये करेंगे, और जिस दिन आएगा ना 2-2.5 महीने बाद एग्जाम डेट आ जाएगी। अब लो, डोलो अब समझदार स्टूडेंट वो होता है जो क्या है, समय से पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर ले, और फिर जब वैकेंसी आए तो वो उसका टाइम रिवीजन का हो। नहीं, चलो। तो अपन पढ़ रहे थे पृथ्वी की गतियां। और जिसमें हम बात कर रहे थे क्या, कौन सी गति? परिक्रमण गति। और लास्ट क्या लिखा था आपने परिक्रमण गति में, बताओगे जरा? अच्छा, चलिए। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए सूर्य और लिखो भाई, सूर्य और पृथ्वी की दूरी। सूर्य और पृथ्वी की दूरी। भाई पृथ्वी और सूर्य की जो डिस्टेंस है, जो इनकी दूरी है, वो औसतन कितनी है? कभी सोचा है यार इनके बीच में औसत दूरी कितनी है? देखिए औसत दूरी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मान लीजिए सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो कैसे करती है? एक अंडाकार मार्ग में इसकी परिक्रमा करती है। अगर मान लीजिए ये परिक्रमा अगर ऐसे होती कि बिल्कुल इस प्रकार से होती, तो हम ऐसे कहते हैं कि यार इनकी दूरी हमेशा क्या है, समान रहती है। लेकिन चूंकि पृथ्वी क्या है, सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है, एक अंडाकार मार्ग में करती है, तो ये तो क्लियर बात है कि भाई दूरी जो है वो कई बार ज्यादा भी होगी और कई बार क्या होगी, कम भी होगी। यानी कि एक समय ऐसा भी होगा कि पृथ्वी और सूर्य सबसे करीब होंगे, और एक समय ऐसा भी होगा कि सूर्य और पृथ्वी क्या होंगे, सबसे दूर भी होंगे। तो एक एवरेजन दूरी कितनी है भाई, एवरेजन दूरी कितनी है सूर्य और पृथ्वी के बीच? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो एक औसतन दूरी है ना, वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। हमको ऐसे लगता है ना गर्मियों में तो यही है, बस ऊपर ही 2-4 मंजिल ऊपर चढ़े और भाई मिल जाएगा। भाई जून में तो ऐसे लगता है ना कि यार 2-4 मंजिल और चढ़ा तो शायद हो सकता है कि सूर्य मिल जाए। इतना दूर है हमसे, एवरेज हम दूरी है। अब मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे कम दूरी कितनी हो सकती है, गैस करो कितनी करीब हो सकती है? आधी हो सकती है?
नारे अगर आदि हो जाए ना तो जल जाए पृथ्वी। आदि का मतलब क्या है? पृथ्वी जल जाए भाई। ये दूरी जो है न्यूनतम दूरी वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और ये जो सबसे कम दूरी है ना, इसको कहा जाता है, इस घटना को उपसौर कहा जाता है। क्या कहते हैं इस घटना को? उपसौर कहते हैं। और किस दिन पृथ्वी सूर्य सबसे कम होते नजदीक? वो होते 3 जनवरी को। कब होते हैं? 3 जनवरी को होते। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। अब आपको लग रहा हो क्या जनवरी में तो अपनी ठंड पड़ती है, तो नजदीक कैसे हो सकती है? दूर होनी चाहिए। पर पृथ्वी पे क्या हम ही रहते हैं क्या बस? नहीं भाई, अपनी जो पृथ्वी है 3 जनवरी के महीने में अपने यहां जब सर्दी होती है तो जनवरी के महीने में दक्षिण गोलार्ध में क्या है? गर्मी पड़ती है। समझ रहे हो बात को? तो बात यह है कि इस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और सबसे अधिक दूरी? सबसे अधिक दूरी जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सबसे अधिक दूरी है वो हो सकती है 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर। और इस घटना को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं इस घटना को? अपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है? ये घटना कब होती है? 3 जुलाई को। अब आपसे एग्जाम पता है क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे उपसौर और अपसौर क्या है। तो 108 का आराम से निकल गया ना आपको। देखो ये तो है उपसौर और अपसौर, बस क्या दिक्कत है? चलिए लिख लीजिए। अब आप लिख लो, इसे कंप्लीट करो। इनका जरा ध्यान रखना, प्रश्न ये ज्यादा पूछेंगे आपसे कि उपसौर और अपसौर क्या है। हुँ? तो सबसे कम दूरी और सबसे अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है भाई?
आपसे ये आंकड़े चर्चा रहे एग्जाम में फिर भी ना पूछे, लेकिन ये कई बार पूछा जाता है। इसको यार लिखना 4 जुलाई सॉरी है ना 4 जुलाई को होता है सॉरी। मॉर्निंग में हो गया। चलिए, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है और सबसे कम दूरी और सबसे अधिक दूरी कितनी हो सकती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर की अधिकतम दूरी हो सकती है। और जो उपसौर घटना है ये कब घटती है? 3 जनवरी को। और अपसौर घटना कब घटती है? 4 जुलाई को घटती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप आगे लिखेंगे लाइन चेंज करते हुए। देखो, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी एक आपसे पूछे भाई औसत दूरी, तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो एक औसत दूरी है 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है। न्यूनतम दूरी 3,56,000 है, इतना करीब आ सकता है। इस घटना को उपभू कहा जाता है। अधिकतम दूरी 4,07,000। आप जीरो लगा लो आगे तो दिक्कत नहीं होगी। चार लाख 7,000 किलोमीटर की। और इस घटना को कहते हैं अपभू। इस घटना को अपभू कहते हैं। तो ध्यान रखना, उपभू क्या है और अपभू क्या है। आपसे ये पूछेंगे भाई कि उपभू क्या है? जब चंद्रमा और पृथ्वी क्या है? सबसे नजदीक होते हैं। और अपभू क्या है?
जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी क्या है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक उपसौर, अपसौर, उपभू और अपभू याद कैसे रहेंगे, देखो ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले उप और फिर अप, उप अप, उप मतलब नजदीक, अप मतलब दूर। और ये भी याद रखना, वही उप मतलब नजदीक, अप मतलब दूर। तो ध्यान रखना, उप मतलब क्या हो गया, नजदीक हो गया, और अप मतलब क्या हो गया, दूर हो गया। हो सकता है कि प्रश्न आपसे इन चार में से एक पूछ ले एग्जाम में, अधिकतर ही ज्यादा पूछ लेते हैं, क्योंकि इनमें स्टूडेंट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि यार उपभू था कि अपभू था। जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा तो उसमें उपसौर और अपसौर हो जाता है कंफ्यूजन। तो पहले उप और बाद में अप याद रखना। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भाई। अब देखो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है क्या, सबसे पहले बात करें तो क्या बात करेंगे अपन, देखो सूर्य ग्रहण की। अब सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, किस स्थिति में होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा हो गया, और ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ गया, चंद्रमा। सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ेगा, चंद्रमा पर, और चंद्रमा की छाया जिस हिस्से पर पृथ्वी पर पड़ेगी ना, वहां से सूर्य नजर नहीं आएगा। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। कि सब सूर्य को क्या लग गया, ग्रहण लग गया, हमको सूर्य नजर नहीं आ रहा। कभी देखा है आपने, है कुछ याद, कभी आप कब देखा, पीछे देखा था क्या आपने, कभी नहीं देखा, वो स्थिति कभी आपने देखी नहीं देखी। चलिए तो उसमें आप लिख लो, सूर्य ग्रहण में लिखो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है, वहां से
वहां से सूर्य नजर नहीं आता है। वहां से सूर्य नजर नहीं आता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखो, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। लिखो, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अमावस्या को होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं। आगे लिखेंगे क्यों? अरे भाई, अब आप जैसे यहां है, अब मान लीजिए पृथ्वी के हम इस हिस्से में रहते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि हर अमावस्या को ही अपने यहां पर सूर्य ग्रहण होगा। कहीं अन्य जगह पर होगा, कहीं और जगह पर होगा। क्या भाई, सूर्य का देखो, जहां से अगर अपन ये देखते हैं, ये वाली स्थिति को अपन देखते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें कहां तक पड़ती है। ठीक है, अब बात यह है कि अमावस्या, ठीक है, अपने यहां पर अमावस्या, जैसे मान लीजिए हम निवासी है जयपुर के, अपने अमावस्या ठीक है, पर जरूरी नहीं कि अपनी हर अमावस्या को हमको क्या नजर आए, सूर्य ग्रहण नजर आए। होगा अमावस्या को ही, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं। अगर कहीं पर भी सूर्य ग्रहण हो रहा है तो अमावस्या को हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि अपने यहां पर हर जगह क्या मिले, अमावस्या के लिए मिले। क्यों मिले? क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और तभी देख लो, कभी सूर्य कर्क रेखा पर होता है, कभी मकर रेखा पर होता है, कभी कहां होता है। स्थिर थोड़ी ना है। स्थिर होगा तो फिर क्या होगा, अपन को हर अमावस्या को क्या मिलेगा, सूर्य ग्रहण मिलेगा। समझा बात को? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसकी वजह से सूर्य कभी कर्क पर कभी मकर पर उस प्रकार की स्थिति रहती है। अगर आप मान लीजिए स्थिर मैटर होता तो स्थिर ये होता कि ठीक है, हर अमावस्या को अपन को क्या नजर आ रहा है कि ठीक है भाई, सूर्य ग्रहण नजर आता है। लेकिन ये प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। हो सकता है साल में आपको या तो 7 सूर्य ग्रहण देखने को मिल जाए, या 7, अधिकतम हो सकता है कि इससे कम भी हो। और सूर्य ग्रहण की जो अवधि होती है, अधिकतम अवधि होती है कितनी, 8 मिनट की। 8 मिनट से अधिक सूर्य ग्रहण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो लिख लो, लिखो, सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 8 मिनट की होती है। सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 8 मिनट की होती है। 8 मिनट से अधिक सूर्य ग्रहण नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई आपको केवल 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए ही सूर्य ग्रहण नजर आएगा, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करती है कौन, पृथ्वी, और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा। तो ये चलते रहते हैं, अपनी जगह पर क्या है, स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है, इसलिए आपको लॉन्ग टाइम तक सूर्य ग्रहण नजर नहीं आता। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 8 मिनट की हो सकती है। ठीक है, आगे लिखो, सूर्य ग्रहण के समय
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का वह भाग जो दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का वह भाग जो दिखाई देता है उसको किरीट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? किरीट कहा जाता है। जो पार्ट हमको नजर आता है। पृथ्वी के हर हिस्से से कहीं ना कहीं सूर्य नजर जरूर आएगा। कभी भी सूर्य पृथ्वी का पूरा एरिया कवर नहीं करता। जैसे मान लीजिए सूर्य है और ये मून है, ये अर्थ है। ऐसा नहीं होगा कि मून जो है पूरा का पूरा पृथ्वी को क्या कर दे? कवर कर दे। मतलब कभी भी सूर्य ग्रहण पर पूरी पृथ्वी पर अंधेरा नहीं होगा। उस क्षेत्र में अंधेरा होगा जहां पर क्या है? ये चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो अधिकतम 260 किलोमीटर होती है। बस कितनी होती है? मात्र 260 किलोमीटर चौड़ाई होती है। अब मान लीजिए 260 किलोमीटर पृथ्वी के उस हिस्से में आपको क्या नजर आएगा? सूर्य ग्रहण नजर आएगा, अदरवाइज आपको नजर नहीं आएगा। और जब ये 260 किलोमीटर पूरा होता है तब इसको हम कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? पूर्ण। और कई बार क्या होता है, अपन कहते हैं ना आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। आंशिक मतलब छोटा मोटा पार्ट जो है वो आपको सूर्य का नजर नहीं आएगा। और आंशिक सूर्य ग्रहण में मात्र 7.5 किलोमीटर ही होता है बस, जब एरिया कवर कर पाता। ठीक है, पर इतना डिटेल से पूछते नहीं है किलोमीटर वाला। अधिकतर तो पूछते सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है, बस। और अधिकतर तो क्या है, अब तो ये ग्रहण वाले प्रश्न शायद पिछले कई एग्जामों से पूछना ही बंद कर दिए, क्योंकि पहले बड़े पूछते थे इनके बारे में। पहले का मतलब आज से 5-7 साल पहले के आप अगर पेपर देखोगे ना, 4-5 बार के अगर पेपर देखोगे पहले के, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता था। फिर स्टूडेंटों के याद हो गए, याद हो गया तो क्या है, अब कुछ अदर पूछने लग गए। और हो सकता है पूछ ले भाई, नहीं। चलिए अब आगे लिखेंगे लाइन चेंज करते हुए। अब लिखो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण इसमें लिखो। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण में लिख लो भाई, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। और जिस स्थान पर चंद्रमा की जिस स्थान पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिस स्थान पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो वह स्थान पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है।
वह स्थान पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे लिखो लाइन चेंज करते हुए, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। क्या कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण कभी नहीं होता। कभी भी चांद पूरा नहीं ढकता। ठीक है, आगे लिखो लाइन चेंज करते हुए, ये डायग्राम बना लो। एक मिनट, अभी इसको कंप्लीट कर ले एक बार, फिर रिपीट कर देंगे। आगे लिखेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। पूर्णिमा को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं। लेकिन क्या है, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। ठीक है, अब आगे लिखो लाइन चेंज करते हुए, लिखो एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण। एक वर्ष में अधिकतम 7 सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण की स्थिति हो सकती है। एक वर्ष में 7 सूर्य ग्रहण या और 7 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे लिखेंगे लाइन चेंज करते हुए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा को सीजीगी कहते हैं। सीजीगी कहते हैं। आगे लिखो, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इसे युति कहते हैं।
और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस घटना को वियुति कहते हैं। इस घटना को वियुति कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। ये डायग्राम बना लो आप। नहीं, वो क्या है, इन दोनों कंडीशनों को है ना सीजी की कहते हैं। अभी सीजी की दो प्रकार की हो गई, एक युति के रूप में और एक इसके रूप में, वियुति के रूप में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। बात यह है जब ये एक सीधी रेखा में होते हैं तीनों, ये उसको सीजी की कहते हैं। पर जब सूर्य ग्रहण वाली स्थिति होती है तो इसको युति कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। और ये हो गया आपके पृथ्वी गतियों का कुछ चैप्टर कंप्लीट। कितना छोटा सा चैप्टर है, बस और क्या है। अब आप लिखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाएं। सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग कौन सी? सबसे पहले एक लाइन ये लिखो आप, ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को, ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को, ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर
खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब अक्षांश कौन सी है और देशांतर कौन सी है? जैसे मान लीजिए ग्लोब है, अब ग्लोब पर आप इस प्रकार की जो ये रेखाएं देखते हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। और ग्लोब पर इस प्रकार से जो रेखाएं देखते हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं? ये देशांतर रेखाएं हैं, जो हम इस प्रकार से देखते हैं। अब इनमें सबसे पहली पहचान तो करनी होती है कि इनमें अक्षांश कौन सी है और देशांतर कौन सी है। अब भाई ग्लोब पर इन अक्षांश रेखाओं को, देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। ग्लोब क्या है? ग्लोब है पृथ्वी का एक छोटा नमूना, और इस ग्लोब के जो निर्माता माना जाता है, वो माना जाता है मार्टिन बेहम को। किसको? मार्टिन बेहम को इस ग्लोब का निर्माता माना जाता है। और इन ग्लोब पर ये जो रेखाएं खींचने का उद्देश्य क्या है? किसी भी स्थान की स्थिति, उसके विस्तार, उसके आकार, जलवायु, समय, इन सब की जानकारी प्राप्त की जाती है किनकी मदद से? अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से। तो किसने दिमाग लगाया होगा कि यार इनसे अपन किसी भी स्थान की क्या है, एक लोकेशन को समझेंगे। आज जैसे मान लीजिए किसी को परमाणु बम जो है और किसी कंट्री पर दागना है, और वो कहां से दागेगा? अपनी कंट्री से दागेगा। ये इतने उसको लेके जाएगा और उसके पास जाएगा और फिर छोड़ेगा। ऐसा तो देश बावड़ा थोड़ी है, हो सकता है कि उससे लड़बिड़ के, उससे छीन के उस पर चला दे, छोटी मोटा थोड़ी है। तो पता है क्या किया जाता है उसमें, उस परमाणु बम में, उसमें उस देश की अक्षांशीय और देशांतरीय जो लोकेशन है उसको फीड कर दिया जाता है, और फिर वो उसी स्थान पर जाके गिरता है जहां पर क्या है, वो एरिया होता है। तो अक्षांश और देशांतर से किसी भी स्थान की लोकेशन तय हो जाती है कि उस क्षेत्र की लोकेशन क्या है। अमेरिका ने जापान पर गिराया, ठीक है, चलो उस समय तो स्थितियां नहीं थी, उसने तो प्लेन से गिराया था। पर आज अगर ऐसी स्थितियां होती है तो इस प्रकार के साथ एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर क्या है, वो परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकती है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस पर खींची गई है? ग्लोब पर। ये वास्तविक नहीं है कि सब पृथ्वी से गुजर रही है कोई लाइन। ये सब कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं, मानव निर्मित रेखाएं हैं। ये प्राकृतिक नहीं है कि लो भाई पृथ्वी से गुजर रही है या हमारे बीच में से कोई गुजर रही हो, ये से कुछ लाइनिंग चल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब अक्षांश रेखाओं से हम तय करते हैं किसी भी स्थान की जलवायु को टारगेट किया जाता है, किसी स्थान की जलवायु कैसी है, और देशांतर रेखाओं से किसी भी स्थान के समय के बारे में समझते हैं कि कहां क्या समय हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले छोटा डायग्राम सा बना लो, ये भी लिख लो, ग्लोब है क्या,
भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है ना? क्या? अरे ऐसा तो खैर नहीं है रे यार, पाकिस्तान की क्रिकेट महिला टीम इतनी अच्छी है भी नहीं, तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही लगता है। भाई वुमेन्स टीम तो ऑस्ट्रेलिया की है, वो छोरियों की टीम नहीं है, ऐसे लगता है छोरों की टीम है। भाई देखता नहीं क्या हो? नहीं देखते आप कोई वुमेन्स क्रिकेट? अरे बताओ, इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? नाम दिया था साहब विराट कोहली। तो उससे पूछा क्या पुरुष क्रिकेट खेलते हैं क्या? महिला भी तो खेलती है। ये थोड़ी पूछा था कि मेंस का बताना है कि वुमेन्स का बताना है। वो महिला भी तो खेलती है क्रिकेट, तो नाम क्यों नहीं लिया हरमनप्रीत कौर का? मतलब ये सोचते क्रिकेट कौन खेलती है? पुरुष ही खेलते हैं। और महिला क्रिकेट टीम अच्छी है, आईपीएल होते हैं महिलाओं के। भाई कौन जीती इस बार? आरसीबी जीती थी। थोड़ा देखा करो क्रिकेट के बारे में, प्रश्न बनते हैं स्पोर्ट्स से। अपने राजस्थान में है ही नहीं यार, तो हनुमानगढ़ से है, खेलकूद का सामान बनता है हनुमानगढ़ में सब ज्यादा, या और क्या? राजस्थान में स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा सामान हनुमानगढ़ से बनता है, और तेरे को पता स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है। अरे अपन इसीलिए तो पीछे रह जाते हैं राजस्थान वासी कई बार, बस ये सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब गवर्नमेंट नौकरी। सक्सेस का मतलब क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी होगी तो सक्सेस है, वरना सक्सेस नहीं। स्पोर्ट्स में लोग कितना नाम कमा रहे हैं यार। अब देखो मोहम्मद सिराज तेलंगाना का डीएसपी बना दिया उसको, तेलंगाना का डीएसपी, और नौकरी और नहीं करेगा, क्रिकेट खेलता डोलेगा और डीएसपी की सैलरी उठाएगा, तो और क्या? ये है देखो स्पोर्ट्स का जलवा। ना कोई ट्रेनिंग ना कोई कुछ, क्या बना दिया? क्या पढ़ाई लिखाई से उसका मतलब ही नहीं है। हाँ देखो तेलंगाना का डीएसपी बना दिया, ये होता है स्पोर्ट्स का पावर यार। ग्रेजुएशन नहीं करी उसने, बता है? अभी तो बनाया है, शायद 4-5 दिन ही हुआ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो अक्षांश रेखा। कर समय भी हो चला, हेडिंग डाल लो अक्षांश रेखा। और एक बार आप रिपीट कर लो इसको, है ना? आप लेट आए थे ना, समय भी हो गया है। हिस्ट्री क्लास है ना आपकी 8 बजे से।